हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त की जा रही है और लगातार वोटिंग हो रही है। 2 बजे तक अंबाला में 27.4% अब तक मतदान हो चुका है। पंचकुला में 32.6, सोनीपत में 25.9% मतदान हुआ है। वहीं रेवाड़ी में 25.3% अभी तक मतदान हुआ है। धारूहेड़ा में 39% मतदान हुआ है। वहीं सांपला में रफ्तार ज्यादा है, 56.2% और उकलाना में 53.7% अब तक मतदान हो चुका है। तो नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसको लेकर के जागरूक किया गया। और आपके अपने लोकप्रिय चैनल हरियाणा न्यूज की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अपने शहर की सरकार को चुनने में सहयोग करें और आप भी मतदान जरूर करें। और इसी को लेकर के अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है वो हम आपको बता रहे हैं। उकलाना में 53.7% अब तक मतदान हो चुका है और नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त की जा रही है। और चलिए, व्यवस्था क्या बनी हुई है, प्रशासनिक तैयारियां हैं और इन सब को लेकर के क्या जानकारी आ रही है, जरा सबसे पहले पंचकुला का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश जी, क्या अभी तक जानकारी है प्रशासन की तरफ से तैयारियां, लेकिन अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है, संतुष्ट हैं अब जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इस पर क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से प्रचार हुआ था, लोगों को जागरूक किया गया, क्या उतना उस हिसाब से मान करके चल रहे हैं कि उतना वोटिंग परसेंटेज रहा है अभी तक? देखिए, अभी सब लोग उम्मीदवार हैं कि वोटिंग जो परसेंटेज है वो 55 से 60% तक जाएगा। लेकिन अब तक की 3 बजे तक की स्थिति देखें तो 32 से 33% जो मतदान हुआ है। मैं पंचकुला की बात कर रहा हूँ। सोनीपत में इस समय सबसे ज्यादा मतदान है, 36-37% के आसपास है। अंबाला में भी 32-33% जो मतदान की रिपोर्टिंग आ रही है। तो कुल मिलाकर शहरी सरकार के लिए जो मतदान है उसकी परसेंटेज जो है ज्यादा नहीं है। लोगों में इतना जो रुझान, लोग वोट डालने आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर समयबद्ध तरीके से देखेंगे कि सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ है, लेकिन सर्दी के चलते आप जानते हैं कि लोग छुट्टी का दिन है तो कम निकले हैं और 11 बजे के आसपास जो है मतदाता हैं घर से निकले हैं और लगातार यहाँ हम जिस मतदान केंद्र पर हैं लगातार लोग आ रहे हैं। और अब क्योंकि आपने सुना, हमने जो भाजपा के मेयर के उम्मीदवार हैं कुलभूषण गोयल से भी बात की, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो यहाँ से लोकल विधायक हैं उनसे भी बात की, तो इन सबका मानना है कि 55 से 60% मतदान होगा। पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें भी इतना ही था। और इनका अब यह भी मानना है कि जो मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, उनके कार्यकर्ता जा जाकर लोगों से कर रहे हैं, मतदाताओं से, कि वे जाएं और वोट करें। और आप जानते हैं कि जो सरकार है, लोकतंत्र की खूबसूरती का आधार यही है कि हर जन जो है वोट करे और अपनी मनपसंद की सरकार को चुने। उस काम में लोग लगे हैं। अब आप जानते हैं नॉर्मल जो मतदाता है वो 4:30 बजे तक मतदान कर पाएगा। 4:30 से 5:30 का जो समय है वो कोविड के संदिग्ध मरीजों के लिए, यानी कि आज के दिन जो मतदान केंद्रों पर आए हैं, जिनका जो टेम्परेचर ज्यादा लगा है हुआ है और जिन्हें वापस भेजा गया, उन्हें 4:30 से 5:30 बजे का समय दिया गया है। और कुल मिलाकर आप लगाएं तो 1.5 घंटा मतदान के लिए बचता है। और जितना मतदान हुआ है उसके लिए 1.5 घंटे में आप मानिए कि मतदान में या तो तेजी आएगी या फिर मतदान प्रतिशतता जो है बहुत कम रह जाने के आसार नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो रुझान है पूरी तरह से जागरूक किया गया था। और मैं यहाँ ये भी बताऊं आपको कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रबंध किया था, तैयारियां की थी कोविड-19 के दौरान, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रबंध था, सैनिटाइजर का प्रबंध है, मास्क का प्रबंध है, ग्लव्स का प्रबंध है, सारे इसके साथ साथ अब जो 4:30 से 5:30 वोट पड़ेगी, कर्मचारियों के लिए भी जो है पीपी किट्स का प्रबंध है। और सभी ये बताया गया है कि जितने भी कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पर हैं सबका कोविड टेस्ट हुआ है, जो नेगेटिव आए हैं उन्हें ही ड्यूटी पर लगाया गया है।
तो ये जो सारी व्यवस्था है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब पूरी तरह से मतदान होता है और भारी संख्या में जो है मतदान होता है, तब लोकतंत्र जो है पूरी तरह से अपना प्रवान होता है। या माने कि खूबसूरती के साथ साथ मजबूती जो है लोकतंत्र को तभी मिलती है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो ये कुल मिलाकर जो सारी हम स्थिति की बात कर रहे हैं वो यही है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि जो पंचकूला के लोग हैं वो लगातार मतदान के लिए निकल रहे हैं। कम और ज्यादा की संख्या जो है इसमें कुछ अंतर जरूर नजर आ रहा है राकेश जी। पिछली बार के जो चुनाव रहे थे उसका भी आपने आकलन करके बताया कि ज्यादा लगभग उतना ही रहने वाला है, इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन कोरोना का असर भी इसमें क्या देखने को मिल रहा है? हालांकि प्रशासन की तरफ से तो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या लोगों के अंदर डर है कि बाहर निकलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण हो जाए, या जिस तरीके का खतरा बना हुआ है उसका डर भी है क्या? इसी वजह से थोड़ी सी कम जो है वोटिंग रही है? देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जैसे दौर में हम जी रहे हैं, ये दौर एक भय का दौर है। और आप ये देखिए कि जिस तरह से माहौल चल रहा है, और इसको क्योंकि और कोई निरुत्साह की वजह मुझे नजर नहीं आती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों में आक्रोश है, लोग निकलना नहीं चाहते या कोई और दिक्कत है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग, आप जानते हैं कि कोरोना से प्रभावित जो उभर कर भी आए हैं और कोरोना का दौर भी चल रखा है। लोगों के मन में एक बड़ा भय है कि आमतौर पे, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस में आप देखिए कि खुलना शुरू हुआ है। स्कूल कॉलेजेस खुलते ही जिस तरह से कोविड के पेशेंट मिल जाते हैं, और अभी भी सरकारी कार्यालयों में या रेजिडेंशियल एरिया में या और, हालांकि हम इस समय अनलॉक की तरफ हैं, लेकिन कोविड के पेशेंट आने बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये जो लोगों के मन में उत्साह कम है, इसकी एक मुख्य वजह ये हो सकती है कि कोविड के पेशेंट्स की जो है या कोविड को लेके लोगों को भय है। और आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रबंध किया है कि सबको लेकर, अगर कोई संदिग्ध कोविड के आज जो मतदान करने आए हैं लोग, अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए 4:30 से 5:30 तक की व्यवस्था स्पेशल तौर पर की गई है कि वे लोग आएं, मतदान करें। क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से, चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रहा है कि लोग निकलें। आप खुद भी जानते हैं कि अनलॉक की जो अनलॉक है उसमें सारे व्यापारिक संस्थान खुले हैं, शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी चल रही है, दफ्तर खुले हैं। तो इस सब को लेकर जो है, लेकिन लोग जहां मजबूरी है वहीं जाते हैं। आमतौर पर संभ्रांत जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का अभी भी घरों से अपने अपने निकलना बंद है। लेकिन राकेश जी, एक चीज यहाँ पर और है, क्योंकि ये स्थानीय स्तर के चुनाव है, ये माना जा रहा है कि जो 3 कृषि कानून है, आंदोलन चल रहा है, धरना स्थल पर लगातार किसान डटे हुए हैं, विपक्षी खेमा इसको लेकर के इस मुद्दे को बहुत हद तक बुना भी रहा है। क्या इसमें इस चुनाव के दौरान ये मुद्दा ज्यादा हावी रहने वाला है, या फिर स्थानीय स्तर का चुनाव है तो उसमें जो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग इलाकों के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी रहे हैं? लोग इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए शुभेंदु, इस बात को हमें स्पष्ट तौर पर समझना होगा कि जो स्थानीय जो सरकार के चुनाव होते हैं, जिनमें नगर निगम आती है, या फिर आप मानिए कि जो पंचायती चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, पालिका के चुनाव हैं, तो उनमें स्थानीय मुद्दे ही प्रभावी होते हैं। और इनमें स्थानीय मुद्दों का स्तर यह होता है कि सेक्टर लेवल के मुद्दे भी जो हैं ये पूरी तरह से हावी रहते हैं। अपने उम्मीदवार, जैसे हम लोगों ने मतदाताओं से सुबह बात की तो उसमें साफ तौर पर यही आ रहा था कि जब आमतौर पर जो है अफसरों को या फिर मंत्रियों को पकड़ना इन लोगों के बस में नहीं होता किसी काम के लिए, क्योंकि इनके अपने नुमाइंदे होंगे तो इनकी बात रखी जाएगी, इनकी कोई दिक्कत होगी वो दूर की जाएगी। दिक्कत से इनका अभिप्राय ये है कि कम्युनिटी की कोई दिक्कत आती है, कॉमन कोई दिक्कत आती है, मसलन सफाई की बात हो, गंदगी की बात हो, या कुछ और गली मोहल्ले की बात है, तो उसके लिए इन लोगों का रुझान रहता है कि अपने स्थानीय नुमाइंदे चुने। और नगर निगम को जिस तरह से सरकार ने पावरफुल किया है, जिस तरह से मेयर के डायरेक्ट चुनाव होने शुरू हुए हैं, तो उसको लेकर लोगों में उत्साह है। बाकी इन 3 नगर निगमों के जो चुनाव हैं ये पेंडिंग थे, बाकी नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर वगैरह के,
तो आपने देखा होगा कि वहां पर लोगों में कितना उत्साह था, परसेंटेज क्या थी। तो इस सब को लेकर, हालांकि ये 3 कृषि कानूनों को लेकर मैंने लोगों ने हालांकि जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे को बात की है कि विकास के मुद्दे पर, या जो मैंने अभी बताया उन सब इश्यूज को लेकर जो है वे लोग मतदान कर रहे हैं। हालांकि पंचकुला जो है बिल्कुल अर्बन एरिया पड़ता है, यहाँ पर अभी तक इस तरह की जो आपने सवाल किया था, किसान आंदोलन का ज्यादा असर चुनाव मतदान पर नहीं है। लेकिन बावजूद उसके लोगों के मन में क्या है, क्योंकि किसान आंदोलन अब किसानों तक सिमट कर नहीं रहा है, हर वर्ग का उन्हें समर्थन मिल रहा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मसला है। है। तो हो सकता है कि मन के भीतर भी ये जो इस विषय को लेकर के अपना समर्थन हो वो यहां पर देखा जाए। लेकिन इसको लेकर के और बहुत सारी चीजें हैं, जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रमेश बावल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है आपका रमेश जी और वीरेंद्र चौहान जी। लेकिन सबसे पहले रमेश बावल जी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को भुनाने में लगी हुई है कि किसान आंदोलन ये बड़ौदा उपचुनाव पर असर डालता है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, और अब निगम के जब चुनाव हैं, स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, तो इसमें भी आंदोलन बहुत हद तक प्रभावी है, ये कांग्रेस पार्टी मान रही है। लेकिन ग्राउंड पर जो आम लोग हैं, जो जनता है, वो ये कह रही है कि स्थानीय स्तर का चुनाव है, यहां पर स्थानीय मुद्दों की ही बात होनी चाहिए। रमेश जी, रमेश बावल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन आप वीरेंद्र चौहान जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, ये किसान आंदोलन जो इस वक्त चल रहा है, क्या इसका प्रभाव किसी तरीके से निगम के इन चुनावों पर नजर आता है? जहां तक मेरी जानकारी और समझ कहती है, ये जो आंदोलन है इसका कोई हमारे प्रतिकूल प्रभाव इन चुनावों पर पड़ेगा, निगम चुनावों पर मुझे नहीं लगता। जो निगम के चुनाव हैं वो नगरीय क्षेत्रों के चुनाव हैं और साधारणतया उस तरह की का मतदाता वहां नहीं है, वो जो सीधा खेत किसान या इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हो। जहां तक किसान आंदोलन की भी बात है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वही किसान नहीं है, जो किसान बिलों के विरोध में है वही केवल किसान नहीं है। बहुतायत किसान, हमारी ये दृढ़ मान्यता है, देश का और प्रदेश का बड़ी संख्या में किसान, और जो वहां धरने पर बैठकर विरोध कर रहे हैं उससे कई गुना किसान वो इन कानूनों से खुश है या इन कानूनों के कम से कम विरोध में नहीं खड़ा है। तो कुल मिलाकर चुनाव जो नगर निगमों के या स्थानीय निकायों के हैं उन पर उस तरह का कोई कुप्रभाव इन बिलों का या कानूनों का होगा मुझे लगता नहीं। कांग्रेस पार्टी की आपने अभी बात की कि बड़ौदा में वो इसलिए जीत गए कि किसान कानून आए थे। जब किसान कानून नहीं आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में, तब भी वहां कांग्रेस जीती थी, परंपरागत रूप से वहां से कांग्रेस जीतती रही है। और अगर उस हाल की जीत को कांग्रेस यूं के किसान बिलों के विरोध की जीत मानकर इतराना चाहती है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन अगर परंपरागत सीट है तो सर, यानी इसका मतलब तो यह है ना कि आप जो बताना चाहते हैं, सरकार ने जो काम किया उसका उन इलाकों पर कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, सरकार ने अच्छे काम किए हैं, सरकार अच्छे कानून कृषि के लिए भी लेकर आई है। हम ये मानते हैं कि हमारे जो सकारात्मक काम हैं उनका असर मतदान पर पड़ेगा। विपक्ष ने जिन मसलों पर हमारा इन चुनाव में विरोध किया, उन मसलों पर 2019 में भी वो विरोध कर रहे थे, विधानसभा के चुनाव में भी। तो ये चलता है, हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां, उस समय के मौके के मसले होते हैं। आपने ठीक कहा, स्थानीय चुनाव हैं, जहां के चुनाव हैं वहां के कुछ स्थानीय मुद्दे भी होंगे, कहीं वहां पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मैटर करता है। और निश्चित रूप से राज्य सरकार ने अपने कार्यों को लोगों के सामने रखा है और जनादेश मांगा है। हमको विश्वास है राज्य सरकार के साथ सभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाता खड़े होंगे। हमने उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की है। आगे मतदाता जो है वो भाग्य विधाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव जो है शहर की सरकार का चुनाव है, और क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी निश्चिंत है
कि ये शहर की सरकार का चुनाव होना है। और ये कहा जाता है ना, अक्सर ये कहा जाता है कि शहरों में तो थोड़ा सा मजबूत है बीजेपी, अगर ग्रामीण क्षेत्र में होता तो नुकसान होता, जैसा कि बड़ौदा में हुआ। बिंदु एक बात समझिए कि आज हम हरियाणा में सरकार में हैं, हम पिछले 5 वर्ष भी हरियाणा में सरकार में थे, हम दिल्ली में यानी देश की संसद पर में हमारा बहुमत है। वो बहुमत चाहे राज्य में हो या दिल्ली केंद्र में हो, वो हमारा केवल शहरों से नहीं आया। हमारा मतदाता गांव में भी है, हमारा मतदाता किसान भी है, मजदूर भी है, और कुछ लोग हमारे खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं। मेरा तो ये दृढ़ मानना है कि जो लोग 19 में हमारी खिलाफत कर रहे थे, वही लोग आज भी हमारी खिलाफत कर रहे हैं। बस वो कभी शाहीन बाग में बैठ जाते हैं जाके, कभी वो सिंघू बॉर्डर पर बैठ जाते हैं, और कभी वो थोड़े से ज्यादा लोगों को भरमाने में कामयाब हो जाते हैं। अंत तो गत्वा इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था 19 में, 14 में क्या क्या नहीं कहा था, वो सारे जुमले अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम इनके जुमलों के चक्रव्यूह को तोड़कर अब तक भी जीते हैं। ठीक है, ईश्वर और मतदाता की कृपा से आगे भी जीतते रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन जरा जल्दी से मैं रमेश बाबा जी, ये जिस तरीके के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तो प्रदेश के अंदर सरकार भी है, वो ये बता रहे हैं कि हमने तो अभी तक के कार्यकाल के अंदर इतना काम किया है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सेंटर में हमारी सरकार है, इस तरीके से काम कर रही है, और इसी आधार पर वो शहरों की जो सरकार अब जिसके लिए चुनाव चल रहा है उसमें वहां पर भी जाकर के इसी तरीके से विकास करवाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे बताएगी कि वो किस तरीके से चीजों को बेहतर कर सकते हैं? देखो ब्रदर, कांग्रेस पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है, अपना एक तरीका है काम करने का, और कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं, देश ने बहुत तरक्की की है कांग्रेस के राज्य में। और पिछले 6 साल से, अभी मैं भाई साहब की बात सुन रहा था कि हमने विकास किया, विकास नाम की आज तक तो पूरे हिंदुस्तान को इनके नेता तक, प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पाए कि देश के लिए कौन सा इन्होंने विकास किया है, जीडीपी की क्या दुर्दशा है, ये सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के लिए डेवलप नहीं कहा। इन्होंने कहा था हम देशों से इतनी कंपनियां लेके आएंगे, रोजगार पैदा होंगे, कोई कंपनी नहीं लेके आई, कोई पॉलिसी नहीं है इनकी। तो जो बेरोजगार है, जो युवा है, जो किसान है, जो मजदूर है, और जो व्यापारी वर्ग है, और जो कंज्यूमर है, आज की डेट में हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से दुखी है। पहले इन्होंने 2019 के इलेक्शन में कहा कि हमें टाइम बहुत कम मिला, तो फिर मतदाता को इन्होंने दोबारा फिर वही बात की है, वही जुमलेबाजी। तो हमारा संविधान जो जुमलेबाजी से नहीं चलता। अब जैसे अब ये कभी कह देते हैं जी किसानों की एमएसपी खत्म हुई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अरे भाई, हम शुरू से ही कह रहे हैं जुमलों से काम नहीं चलता। आप ये प्रावधान लेके आते, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी इसकी गारंटी देते, और किसान का जो अनाज है एक एक दाना वो मंडी में बिकता और मंडी में बिकने की गारंटी देते, और यदि किसी व्यापारी ने खरीदना तो वो मंडी में खरीद ले बीट दे के। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली लाके ये किस्म का जो किसानों का शोषण करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब आप देख रहे हैं कि जब किसान ये कहते हैं कि जी हमें ये बिल नहीं चाहिए, और ये कहते हैं जी हम किसानों के लिए लेके आए हैं, तो एक जो देश का अंदाता यानी कि ठंड में वहां बैठा और इतनी बलिदानी है, दी है, लेकिन इतनी मसला मौतें हुई है, कृषि फिर भी कानून का हमारे जरूर मोदी आएगा। जी ये बात खैर, सुनने यही के लिए राजनीति तैयार है। नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, और अमित नेहरा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं अमित जी से भी रिएक्शन लूं। लेकिन अनूप हमारे संवाददाता उकलाना से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अभी तक किस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है, और लोग जब वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो पहले उनके मन में स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, या किसान आंदोलन को लेकर के जो अभी तक स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के उनके जहन में कुछ चल रहा है? अनूप, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है। अमित जी, मैं जरा इस पर बात कर रहा हूं कि किसान आंदोलन को लेकर के बेशक यहां अभी तक चर्चा जो है निगम चुनाव को लेकर के है, तैयारियां किस तरीके से राजनीतिक दलों की है, बात वो है। लेकिन जब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, बात अपने कामों की कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन का जिक्र यहां हो ही रहा है। कितना प्रभाव इसका देख रहे हैं आप? देखिए शुभेंदु, किसान आंदोलन एक अलग चीज है और नगरीय चुनाव वो एक अलग
चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई खास अंतर संबंध है, क्योंकि किसानी के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं और इनके जो मुद्दे हैं और नगरीय निकायों के वो अलग हैं। और ये बात भी ठीक कही अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कि ये किसानों का आंदोलन है। हालांकि ये जनसाधारण का आंदोलन होना चाहिए, लेकिन किसानों ने इसको समझा है और इसलिए वो आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो कानून पास किया गया था वो कृषि के फील्ड में नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने इसको उद्योग एवं वाणिज्य में इसको कानून बनाया था, तो सही तरह से तो इसे कृषि व्यापार एवं वाणिज्य कानून बोलना चाहिए। तो वो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है। चलो एक अलग मुद्दा है। अब बात ये है कि जो मुद्दे होते हैं पंचायत के स्तर पे अलग मुद्दे होते हैं, और जो नगर निगम है, जो नगरीय निकाय है, उनके मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, और जो एमपी के सांसद के चुनाव जो होते हैं, देश के चुनाव होते हैं, वो बिल्कुल अलग मुद्दे होते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इसमें हमें सोचने की जरूरत है। ये वहां के लोकल मुद्दे ज्यादा निर्धारित करते हैं, रिश्ते नाते, कौन कितने संख्या में है, समीकरण क्या है। तो इसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात और भी है शुभेंदु, इसमें पार्टी भी ज्यादा मैटर नहीं करती कि पार्टी किस पार्टी की टिकट से है। वो व्यक्तिगत रसूख के कारण भी जीतता है, उसका जो एक ग्रुप होता है उसके कारण भी इस चुनाव के जीतता अंदर है। एक नई चीज है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो पार्टी सिंबल पर इस बार स्थानीय स्तर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अभी तक वो इससे बचते रहे थे, शायद जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं यही एक आधार होगा, लेकिन पार्टी सिंबल पर आकर के वो ये मान रहे हैं कि इस बार उनको ज्यादा फायदा होगा। देखिए शुभेंदु, ये दोधारी तलवार है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अगर फायदा है तो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि चीजें माइक्रो लेवल पे आ जाती है, सूक्ष्म स्तर पर जिसको मैं कहूंगा उस पे आ जाती हैं। क्योंकि ये है कि हर व्यक्ति का एक अपना एक राजनीतिक व्यू होता है और एक व्यक्तिगत व्यू होता है। तो इसमें जो व्यक्तिगत जो व्यू है वो ज्यादा हावी होता है। इसमें पार्टी देख के मुझे नहीं लगता कि वोटिंग होती हो नगरीय चुनाव में या पंचायत चुनाव में। इसमें जो व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं उस पर ज्यादा होती है। और आपने पीछे देखा होगा, हरियाणा का अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री के पिता अपने बेटे के मुख्यमंत्री रहते रहते पंचायत के इलेक्शन में सरपंची के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और वो हार गए थे। बेटा जिसका मुख्यमंत्री हो, उसका पिता अगर सरपंची का चुनाव हार जाए तो एक बहुत बड़ा एक संकेत है कि राज्य के मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं और गांव के या नगरीय निकायों के मुद्दे जो अलग होते हैं। पिछली बार हमने पंचायत चुनाव में भी देखा था, आपने भी देखा होगा, जो प्रतिभागी हैं डायस पे बैठे हैं, अभी मंच पे हैं अपने साथ में, उन्होंने भी देखा होगा अनेक जो एमएलए हैं उनके भाई हार गए थे पंचायत इलेक्शन, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि फिर वही बात आ जाती है कि जो पंचायती इलेक्शन है या नगर निकाय इलेक्शन है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। उसका ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे या स्टेट के मुद्दों से इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है, लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इससे पहले तक भी कह रहे थे कि आंदोलन अगर देश के अंदर चल रहा राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा है तो वो जरूर किसी भी तरीके का चुनाव हो तो उस पर प्रभाव डालता है। लेकिन ये तो खैर नतीजे बताएंगे कि कितना प्रभाव डालेगा। लेकिन चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। क्या अभी तक तैयारियां हैं और कितना अभी तक लोग जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? अनूप, अभी है गर्मजोशी लोगों में या जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज उतना अब नहीं देखने को मिला है जितना उम्मीद की जा रही थी। प्रशासन भी ये अब लगातार कह रहा है कि हमने जिस हिसाब से प्रचार किया था, जिस हिसाब से हमें उम्मीदें थी, उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज फिलहाल देखने को नहीं मिला है और समय भी अब ज्यादा नहीं बचा है। पुराना में जो वोटेज परसेंटेज है वो ठीक चला हुआ है। फिलहाल 60% से ऊपर मतदान हो चुका है और अभी बड़े गर्मजोशी के साथ आ रहे हैं। अभी तक लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था तो 8 से 9 बजे तक थोड़ा सा जरूर कमजोर हम कह सकते हैं रहा था, लेकिन 9 बजे से लेकर अब तक मतदान बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और लोगों में बड़ा जोश है। जी शुभेंदु, उकलाना के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था। हम बार बार इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक, क्या स्थानीय स्तर के मुद्दों को लेकर के ही बात कर रहे हैं या जहन में कहीं इस किसान आंदोलन की छवि अभी भी उनके जहन में बनी हुई है?
हाँ बिल्कुल शिवेंदु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उकलाना नगर पालिका में जो किसान जन आंदोलन है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ जो राज्य मंत्री है अनूप धानक, उनका निवास स्थान उकलाना में रहा, उसका घेराव किया गया है। यहाँ कल गुरनाम सिंह गढ़वी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है वो आए थे। उन्होंने स्पेशल अपील की थी कि जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया ऐसे प्रत्याशी को वोट ना दे। और ये किसानी एरिया है, लगभग क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि पिछले 5 साल पहले ही जो पिछले क्रम थी उसी में इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया। उससे पहले ग्राम पंचायत ही थी उकलाना। तो यहाँ पर किसान मुद्दा बड़ा हावी रहा है। उसके अलावा भ्रष्टाचार का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि पिछले जो 5 साल गए उसमें 8-8 लाख रुपए के चेक जो फर्जी काटे गए, जिससे नगर पालिका की FIR दर्ज हुई है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। उसके अलावा स्थानीय मुद्दों में अगर हम बात करें तो सीवरेज, पानी और जल भराव के मुद्दे भी अहम रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। और जरा आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब निगम के चुनाव हैं तो ऐसे में दिल्ली और गोवा के जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी पहुंचे और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। दिखाते हैं आपको। हैं कि आज पंचकुला समेत अंबाला और सोनीपत की नगर निगमों के लिए और 3 पालिकाओं के लिए जो है चुनाव हो रहे हैं। इस समय हम पंचकुला के सार्थक स्कूल में मौजूद हैं। एक बूथ है ये, यहाँ पर जो है हरियाणा के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह और दिल्ली के चुनाव आयुक्त, इनके साथ साथ गोवा के चुनाव आयुक्त भी आए हैं। ये दोनों राज्यों के जो चुनाव आयुक्त यहाँ पर आए हैं, चुनाव प्रक्रिया को देखने आए हैं, क्योंकि कोविड काल में आप जानते हैं जहाँ पर भी चुनाव होने हैं नए तरीके से चुनाव हो रहे हैं, और ये वहाँ पर अध्ययन करने आए हैं कि किस तरह से जो चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, यदि इन्हें जरूरत हुई तो ये भी अपने यहाँ लागू करवाएंगे। श्रीवास्तव जी हैं, गोवा के चुनाव आयुक्त हैं। श्रीवास्तव जी, आपका यहाँ हरियाणा आना हुआ है जी, उसका मकसद क्या है? हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था, स्टैंडिंग कमेटी है इलेक्शन कमिश्नर्स की, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को अध्ययन करेंगे और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक स्टेट की वो क्या चल रही हैं हम लोग अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं। हमारे स्टेट में क्या प्रक्रियाएं यहाँ पर लागू की जा सकती हैं। और इस समय चूंकि कोविड के दौरान यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस, तो हम लोग का मकसद ये था कि बिहार के इलेक्शन जैसे इलेक्शन कमीशन ने कराए, उसके बाद हम लोग राज्यों में चुनाव देखें कि कोविड की व्यवस्था कैसी है। तो ये हमारे यहाँ पर मकसद है। आप अभी तक जहाँ जहाँ घूमे आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है? बिल्कुल, इलेक्शन के अरेंजमेंट्स भी सेटिस्फैक्टरी हैं और इलेक्शन का प्रोसेस भी स्मूथ है, पीसफुल है, और कोविड के जो गाइडलाइंस हैं वो सुचारू रूप से पालन की जा रही हैं। हमें इसमें पूरी संतुष्टि है। शुक्रिया। मिस्टर श्रीवास्तव हैं, ये भी दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप लोग यहाँ आए हैं, गोवा से भी चुनाव आयुक्त आए हैं, दिल्ली से आप आए हैं जी। ये बताएं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? नहीं, हम लोग का पर्पज ये है कि हम लोग स्टैंडिंग कमेटी है, 30 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मैं उसका जैसे चेयरमैन हूँ उस कमेटी का। एज ए ऑब्जर्वर हम लोग आए हैं कि देखें यहाँ कैसे व्यवस्था है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या बता सकते हैं। एज इंडिपेंडेंट पर्सन, एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आई कैन टेल हिम कि डॉक्टर दिलीप आपको ये इम्प्रूव कर दीजिए, या ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हम लोग की कमेटी जो एक दूसरे की मदद करती है और लर्निंग एक दूसरे से है। जैसे यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी, कोविड की वजह से यहाँ इन्होंने अच्छी इंतजाम किया है, तो इट इज़ वेरी गुड टू बी हियर। सर, ये बताएं कि दिल्ली में भी कोई चुनाव आने वाले हैं? हमारे 5-6 MCD के बाई इलेक्शन होने वाले हैं। चुनाव तो मेरा 2022 में है, और चंडीगढ़ में मैं देखता हूँ वहाँ इलेक्शन है 2021 नवंबर में, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। लेकिन ये सब लर्निंग है, हम लोग सीखते हैं, फिर आपस में शेयर करेंगे मीटिंग करके हम लोग। तो पर्पज है लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एडवाइजिंग डॉक्टर दिलीप की। आपको अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित लगी हैं? बहुत इम्प्रेसिव, और यहाँ की स्कूल बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, पोलिंग बूथ अच्छे हैं, और हमने जो ये दस्ताना दिया है उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ये दस्ताने दिए हैं जिससे कि तो अच्छा है, और उत्साह बहुत है, और साफ सुथरा हर चीज़ है, तो बहुत मजा। तो आपने सुना कि किस तरह से गोवा और दिल्ली के ऑब्जर्वर्स ने कहा कि यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं सुचारू हैं। वे इसी बात का अध्ययन करने आए हैं। उनके राज्यों में भी चुनाव हैं, और क्योंकि कोविड काल में चुनाव हो रहे हैं, संक्रमण के काल में चुनाव हो रहे हैं, आप जानते हैं कि इस तरह से दिक्कत का समय है, और ये लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे चुनाव होंगे और किस तरह से सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टर दिलीप सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सारी चुनाव प्रक्रिया जो है किस तरह से चल रही है, जो नगर निगमों की, पालिकाओं की और परिषद की? देखिए, पूरे हरियाणा में चुनाव 8 बजे शुरू हो गया था।
बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है। करीब 20% मतदान अब तक हो चुका है। सर्दी के कारण पहले मतदाता बाहर नहीं निकल रहे थे, अब जब धूप निकली है तो आ रहे हैं। हर जगह पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं जहाँ जहाँ पर भी देख के आया हूँ, पंचकुला से बोल रहा हूँ मैं, तो पंचकुला में हमारा जो है हर जगह पे कोविड की जो गाइडलाइन थी उसको कोविड की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से सारा काम किया। आपने क्या क्या व्यवस्थाएं जो कोविड को देखते हुए की हैं मतदान केंद्रों पर? जो भी व्यक्ति अंदर आता है मतदान केंद्र के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मतदाता हो, उसके हम थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं, उससे उसका बुखार का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त हर जगह पे सैनिटाइजर रहे हुए हैं। ये हमने ईवीएम का बटन दबाने के लिए दस्ताने दिए हुए हैं, ठीक है ना। और अब इसी तरह से जितना भी स्टाफ हमारा अंदर बैठा हुआ है सारा कोविड नेगेटिव को लगाया हुआ है, उनका टेस्ट करके लगाया हुआ है। तो इन सब के कारण मुझे लगता है कि हम कोविड के समय में अच्छी तरह से चुनाव करवा पाएंगे। सुबह से लेकर अब तक कोई पहले चरण में शिकायत आई हो, कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई? नहीं, कोई भी शिकायत नहीं है। आपको क्या लगता है कि कितनी वोट परसेंटेज हो जाए? पिछली बार जब चुनाव हुए थे पंचकुला में तो 67% पोलिंग गई थी। हमारी उम्मीद ये है कि जितने हमने प्रचार किया है, जितना मोटिवेट किया लोगों को, इस बार 67% से ज़्यादा पोलिंग होनी चाहिए। तो ये बताएं कि ये जो हमने 4:30 से 5:30 का समय है, लोगों में थोड़ा इस बात के लिए भय है कि जो कोविड के पेशेंट्स की अभी हम बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हें डॉक्टर बाहर आने की अनुमति नहीं देते हैं, तो चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि कोविड के पेशेंट तो उस समय नहीं आ पाएंगे। नहीं, हम उनके लिए कर रहे हैं कि जो कोई आता है और हमें जब टेस्ट किया उसका बुखार उसको ज़्यादा मिला तो कोविड का लक्षण हो गया ये, ठीक है ना, तो हम उसको अपनी को अलग कर रहे हैं। अगर किसी को सचमुच कोविड हुआ है, हॉस्पिटल में है, तो वो तो क्वारंटाइन में है, ठीक है ना। तो हमारा तो ये कि मान लीजिए जितने भी हजारों जो लोग आते हैं उनमें अगर किसी को ऐसा कोई लक्षण हमें लगता है, तो हमारी मेडिकल टीम को लगता है, तो उसको हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि वोट डालने के लिए अंतिम घंटे में आइए। तो 4:30 से 5:30 बजे तक अभी जिस तरह से ये सभी नॉर्मल ड्रेसेस में हैं, जो स्टाफ होगा उनके लिए कोई पीपी किट वगैरह की व्यवस्था? तो वो पीपी किट पहन के बैठेंगे और जो व्यक्ति आएगा उसको भी पीपी किट पहन के वोटिंग कराएंगे। शुक्रिया। तो ये है डॉक्टर दिलीप सिंह, इन्होंने बताया कि किस तरह से 4:30 से 5:30 बजे तक जो चुनाव होंगे, वो जो पेशेंट्स आएंगे जिनका तापमान यहाँ पर बड़ा मिलता है, वो उनके लिए 4:30 से 5:30 का समय रखा गया है। के राज्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं वो लगातार हमने आपके साथ साझा किया। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जरा वीरेंद्र चौहान जी, इस बार के इस चुनाव को लेकर के आपको ऐसा क्या लग रहा है, कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आपने तो पूरा मैनिफेस्टो के आधार पर यह तय किया है कि अलग अलग इलाके, अलग अलग निगम, वहां की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, क्या वाकई में जनता इन सभी चीजों को देख रही है पहले के मुकाबले? क्योंकि प्रदेश में कितना काम आपने किया है, जैसा आप पहले भी बता रहे थे कि 6 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, आप उसके आधार पर लोगों को बताएंगे कि आगे भी हम इसी रणनीति पर काम करेंगे। आपको लगता है कि विपक्ष जब बार बार ये कह रहा है कि पिछली सरकार को आप ये कोसते रहते थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन इस बार तो लॉकडाउन के बाद भी आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए, विपक्ष भी बार बार ये कहता रहा कि भ्रष्टाचार तो अब भी हुए हैं? देखिए, हमारी सरकार और पूर्व की सरकार में जो अंतर है मैं वो बता देता हूं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग वो जड़ से खत्म हो गए हों, ऐसा किसी ने हम में से दावा नहीं किया। सरकारी व्यवस्था हो या समाज के अलग अलग क्षेत्रों में खराब लोग, गलत सोचने वाले, गलत राह पर चलने वाले लोग वो हैं, वो निर्मूल नहीं हुए हैं। सरकार की भूमिका ये होती है वो अपने कामकाज में गलत लोगों को, गलत प्रक्रियाओं को हावी ना होने दे। हमारी सरकार की विशेषता ये है कि हम हर स्तर पर पारदर्शिता लेकर आए हैं। हमने जहां कहीं लगता था कि यहाँ चोरी चकारी हो सकती है या लोग अपने नहीं, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, कहीं चोरी चकारी अगर हो रही है तो हमने मॉनिटर किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन के बाद से आप देखिए शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला। मैं बहुत विनम्रता से दोहराऊंगा कि विपक्ष का ये कहना बनता है, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं, जो कि मेरे अधिकार है कि उन्होंने, विपक्ष ने कोई चीज सब प्रमाण सतह पर लाकर दी हो और उस पर कार्यवाही न हुई हो,
ऐसा इस राज्य में नहीं होता। जिस किसी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, छोटा साधारण नागरिक हो या किसी बड़े और शक्तिमंत ओहदे पर बैठा हो, इस सरकार में जिसके खिलाफ कोई प्रमाण आया है उसको हमने बचाया नहीं, उसको दंडित किया है। यही करना होता है। एक आप रोकेंगे होने से, तो अगर किसी फिर भी कर लिया, क्योंकि गलत काम करने वाले एक रास्ता बंद होने पर दूसरा निकाल लेते हैं, तो उसको दंडित करना। इन दोनों कामों में हमने कहीं कसर नहीं छोड़ी है। कहीं खेत में देसी खेताड़ी बोलनी क्या नहीं हो ना, गाँव की भाषा में कहना हो, तो अगर कहीं पानी चल रहा है, खाड़ चल रही है, उसमें कहीं नाका टूट गया, कहीं से पानी बहना शुरू हो गया, तो वहां पर उस नाके को मूंदना, कसी उठा के, और वो फिर नाका फूट गया तो वो नाका मूंदना, ये सरकार का काम है। हमने हर ऐसे टूटे हुए नाके को, टूटे हुए बिल को मूंदने का प्रयास किया है। पहलों से बेहतर है। हमारी निष्ठा, हमारी पारदर्शिता बिल्कुल संदेह से परे है। और ये मैं केवल दावा नहीं कर रहा, दावा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रश्न उठाए। हमारे काम को आंक लीजिए, परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। तहसीलों में तहसीलदार बिना पैसे लिए रजिस्ट्री नहीं देता था, 3 दिन में रजिस्ट्री बिना किसी, ठीक है। यानी कि आपका कहना यह है कि आपकी सरकार में जो अगर अनियमितताएं सामने आती हैं तो उसको देख करके उसके ऊपर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जरा सीधे चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, अभी क्या इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? वोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा हुआ है, उसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, मैं जो आपका सवाल है उसके जवाब बाद में देता हूं, लेकिन इस समय हमारे साथ मेयर की कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से उपेंद्र कौर वालिया है, उनसे जानेंगे बात, और जो सारी स्थिति है दिन की कि मतदान कम क्यों है ये भी इनसे जानेंगे। उपेंद्र जी नमस्कार। ये बताएं कि अब अंतिम जो चरण पे है मतदान, 1 घंटा जो जर्नल हम मान ले कि मतदान के लिए रह गया है, और 35% के आसपास शहर में मतदान हुआ है, जबकि ज्यादा मतदान होता है पंचकुला में, तो क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, एक तो हमारा जो कोरोना का काल चल रहा है इसकी वजह से हो सकता है, और दूसरा अब छुट्टियां चल रही हैं, अब क्रिसमस था, अब न्यू ईयर आ रहा है, तो लोग सेलिब्रेशन के लिए ऑलमोस्ट वैसे बाहर ही जाते हैं सभी लोग, तो हो सकता है उसकी वजह से हो। लेकिन जितने भी हो रहा है बहुत जोश और उत्साह के साथ हो रहा है। आप सारे शहर में घूमी हैं, कहीं किसी तरह की कोई शोर शराबा या हिंसा या फिर दूसरी पार्टियों द्वारा कोई जोर जबरदस्ती का आलम बना हो? देखो, अभी तक तो ठीक है, पर 1-2 जगह से कंप्लेंट आई थी, वो अटेंड होगी। ये बताएं कि आपने वायदा किया, घोषणा पत्र भी दिया था, मोटा मोटा ये बता दें कि किन मुद्दों पर आपने सारा चुनाव लड़ा है और आपने पूरा जोर भी लगाया है, क्या उम्मीद आपको लगती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ये है कि काम किया था, काम करेंगे। जो रेजोल्यूशन हमने पास किए थे, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड शिफ्टिंग का था, चाहे वो कैटल शेड का, वो भी इनकम्प्लीट है। मतलब जो हमने इतने विकास के कार्य पास कर रहे थे पिछले 2.5 सालों से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके आधार पर और अपने काम के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर मैंने वोट मांगे थे, और लोगों को लगता है, विश्वास है मुझ पर, और मुझे लोगों पर विश्वास है, वो मुझे अवश्य वोट करेंगे, और मैं इनके जितनी भी इनकी आकांक्षाएं हैं, जो इनकी पंचकुला के विकास के कार्य हैं, उनको पूरा करूंगी। ये बताएं, यदि आप मेयर बनती हैं तो टॉप के जो 3 प्रायोरिटीज हैं, 3 काम, ये बताएं क्या करवाएंगे? अगर लोग विश्वास जताते हैं, आने वाली 30 तारीख को पता लग जाएगा, तो मैंने अपना घोषणा पत्र है, उसमें सबसे पहले तो मेरा यही है कि डंपिंग ग्राउंड का एनहांसमेंट का मुद्दा है। दूसरा, ये कैटल जो आजकल इतना आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों पे, उससे निजात दिलवानी है, और शहर को 24 घंटे पानी की उपलब्ध करवानी है। उसके लिए हमने बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन पास किया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उपेंद्र जी, क्या दावा है आपका अपने पार्षदों के लिए और अपने खुद के लिए? दावा ये है कि हम जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। एक ये चुनाव आयोग ने कोविड काल में काफी बंदोबस्त किए थे, क्या कोई आपको पूरे संतुष्ट हैं, ठीक लगे? देखिए, मैंने जो देखा है वो ठीक है अभी तक तो, और सरकार ने अपनी तरफ से जो किया ठीक है। आप देखो, यहाँ पे टीम बैठी हुई है, टेम्परेचर भी नोट किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है, ठीक है। शुक्रिया। तो आपने सुना जो मेयर कैंडिडेट की उम्मीदवार हैं उपेंद्र कौर अहलूवालिया, उनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो
विकास के मामले को लेकर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे और उनके जो कांग्रेस के पार्षद हैं चुनाव जीतेंगे और बड़ी जीत जो है वे दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल, स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, इन्हीं के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, मैं राकेश जी वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मैं रिएक्शन लेता हूं रमेश बावल जी। आप कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर के ये आश्वस्त है कि इस बार के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, लेकिन आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब ये पहली बार होगा कि स्थानीय स्तर पर आप पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, या फिर जैसा कि इससे पहले अमित नेहरा जी भी कह रहे थे कि ये बहुत निचले स्तर का चुनाव है, भाईचारे के आधार पर यहां पर वोटिंग भी होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान इसमें हो जाएगा? कुछ बातें अमित जी की भी ठीक हैं, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ इसमें पर्सनल भाईचारा भी होता है, जो लोकल एमसी होते हैं, काम करते हैं, लोगों के साथ रसूख होता है। और उसमें एक दूसरा मुद्दा होता है कि उस एमसी ने जो वहां का स्थानीय है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पहले भी एमसी रहे हैं, जैसे वार्ड नंबर 3 से भावना गुप्ता जी हैं, ये 2 बार इलेक्शन जीत चुकी है, इसने बहुत डेवलपमेंट की है हमारे यहाँ वार्ड नंबर 3 में, और मैं भी वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ, पंचकुला सेक्टर 17 में। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विकास के इन्होंने विकास किया है, और जितने हमारे जो कैंडिडेट हैं, बाकी तो मतदाता है, जानी जान है, लेकिन इसका इजाफा इनको जरूर मिला है कि कांग्रेस का जो वोट था वो वोट में बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोग जो व्यापारी हैं वो भी दुखी हैं, इनकी पॉलिसियों से विकास नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो हमारे एमसी और मेयर हमारी उपेंद्र अहलूवालिया जी, इन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इनको काम नहीं करने दिए थे, जिसकी वजह से वो काम आज भी अधूरे पड़े हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो कैटल फीड वगैरह के रोड, जो इतने सेट वगैरह थे, ये सारे अधूरे रह गए, इन्होंने कंप्लीट नहीं होने दिए। उसके बाद पंचकुला में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। स्वच्छता के नाम पे पंचकुला जो कभी नंबर 1 होता था, आज वो बिल्कुल पिछड़ गया है। तो जो अब जो ये इलेक्शन था, ये विकास का था, और जो कैंडिडेट थे इन्होंने विकास किया है, और बहुत ही अच्छी छवि के कैंडिडेट हैं। ये सवाल आपने उठाया है, मैं जरा इस पर धीमा है, मैं बूथ पे ही था। ठीक है, मैं जरा आता हूं आपके पास। मैं अभी एक और बात बता दूं, अभी मैं बूथ नंबर 26 और 27 से ही अभी घर पे आया हूं, आपका मैंने अभी ज्वाइन किया है जी। तो जो वोट की है जो प्रक्रिया वो बड़ी धीमी है जी, अभी तक 25 से 30% हुआ है, क्योंकि जो वोटर है, जो खास वोटर है, जिसका इंटरेस्टेड वोटर है, कैंडिडेट के साथ और कांग्रेस के साथ है, उन्होंने वोटिंग की है। और ये जो किसानों के मुद्दा है, इससे भी बड़ौदा उपचुनाव के बाद भी 20% वोट की कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ लोग विश्वास दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 सवाल हो गए। एक तो ये कह रहे हैं कि जो किसानों का मुद्दा है, जिसकी वजह से बड़ौदा में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, उसमें 20% जो वोटर हैं उनमें इजाफा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। अमित जी, इसमें कितना आप देख रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर, हालांकि हम बार बार इस बार में बात कर रहे हैं, आप संवाददाता, मतलब ये क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव है। उकलाना के अंदर जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि वहां पर तो थोड़ा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बिल्कुल अर्बन इलाके हैं वहां पर उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। देखिए शुभेंदु, एक राजनीति में एक शब्दावली है हवा, कि हवा बनाओ, या हवा किसकी है, या हवा किधर चल रही है। तो हवा का मतलब ये है कि एक जनमानस के दिल दिमाग में एक छवि बनना कि भाई कौन बनेगा। अभी थोड़ा सा चेंज ये हुआ है इन इलेक्शन में, नगरीय निकाय के इलेक्शन में, कि मेयर की जो वोटिंग है वो डायरेक्ट हो गई है। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इससे पहले क्या था कि पार्षद चुने जाते थे और वो फिर मिलके मेयर चुनते थे जी। अब मेयर का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे 2-2 सीटें हैं और वहां मेयर एक है, विधानसभा की 2 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो अपने विधायक हैं उनके कद के बराबर या उससे भी बड़ा हो गया मेयर का पद। अब मेरी बात समझ गए, क्योंकि वो इतने वोट लेने पड़ेंगे। अब ये इसमें जो मुद्दे हैं, मैं जो पहले वाली बात आ रही थी, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है उसमें। भाई पार्षद तक तो ठीक है, वो भाई भतीजावाद और जो है इसमें हवा की जरूरत पड़ती है। भाई पूरी जो शहर है उसमें हवा किसकी है, ठीक है ना। तो उसमें निश्चित तौर पे कृषि जो कानून है जो नए, उनका असर पड़ेगा। अभी हमारा ही संवाददाता जो उकलाना से रिपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया कि इससे पहले ये पंचायत ही थी उकलाना, अब ये नगरीय निकाय बनी है। तो उसका जो कैरेक्टर है
तो ग्रामीण है उसका। तो जहां जहां ग्रामीण मतदाता ज्यादा हैं तो वहां इसका असर देखने को मिलेगा। तो यानी कि मेयर पद के इलेक्शन के लिए बीजेपी को बहुत हद तक चेज करना पड़ेगा। एक चीज हम और भूल रहे हैं शुभेंदु, इसमें जो सरकार ने कोविड से निपटने की रणनीति बनाई थी उस पे भी लोग मोहर लगाएंगे काफी हद तक, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा इलेक्शन नहीं हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है और उसमें कांग्रेस जीती है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या लोगों ने पसंद किया इसको कोविड को, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उसमें भी लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं भी ये पिक एंड चूज कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बड़ौदा इलेक्शन बाई इलेक्शन तो करवा दिया, लेकिन जैसे ही पंजाब से किसान आने थे तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया या सीमाएं सील कर दी। किस कारण? कि कोविड का खतरा है। उसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए तो कोविड का खतरा हट गया। तो ये जो चीजें हैं तो जनता इनको भी देख रही है, तो इन पे भी मोहर लगाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी ये जनता जाने। ठीक है, जरा इस पर जल्दी से वीरेंद्र चौहान जी इस पर जरा रिएक्शन दीजिए कि क्या वाकई में है कि अपने मुताबिक जो है प्रोजेक्ट कर देना इस खतरे को? नहीं, देखिए प्रतिपक्ष का या विश्लेषकों का अपना नजरिया हो सकता है। सरकार ने जहां जहां सावधानियां बरतनी चाहिए वहां सावधानियों की व्यवस्था की है, लेकिन प्रजातंत्र जो हमारा है और उसमें जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं चुनाव कराने, चाहे वो हमको लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने हो, उपचुनाव कराने हो या स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हो, चुनाव न करवाना वो संवैधानिक अपराध हो जाएगा। और जब चुनाव कराना है तो आप सावधानियां बरतते बरतते भी असावधानियां उसमें हो जाती हैं। लोगों को कहा जाएगा कि आप सभा में आइए, रैली में आइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाकर आइए। कुछ लोग बनाएंगे, कुछ लोग नहीं बनाएंगे। लागू करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कोविड अपने आप में एक नए किस्म की का संकट है और उसमें नए नए प्रयास प्रयोग सब करके देख रहे हैं। कोई चीज कामयाब हो जाती है, कोई उतने परिणाम नहीं ला पाती। लेकिन कोई इस तरह से किया गया कि अपने अनुकूल लगा लिया और किसी के अनुकूल नहीं लगाया। चुनाव है तो सबके लिए है, उसमें जो नियम है वो अच्छा एक चीज और भी है वीरेंद्र चौहान जी, इस दौरान एक चीज और भी है। हालांकि ये जो पूरा इलेक्शन है ये दो पार्टियों के इर्द गिर्द है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन इसमें इंडियन नेशनल लोकदल जो कि इस पूरी रेस से बाहर है, उनका ये कहना है कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि हम किसान आंदोलन के साथ में, इसलिए हम किसी भी तरीके से कोई भी इलेक्शन अगर होता भी तो भी हम उसमें शरीक नहीं होते और इसीलिए इसमें भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम है, वोटिंग परसेंटेज अगर अभी उस मुताबिक नहीं पहुंचा है जितना उम्मीद की जा रही थी, तो क्या ये किसान आंदोलन को लेकर आक्रोश है लोगों का कि वो बायकॉट कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा की विधानसभा में कितनी उपस्थिति है, इंडियन नेशनल लोकदल को चुनाव में कितने वोट मिले हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पे संगठन नाम की कितनी चीज बची है, कार्यकर्ता कितने बचे हैं, नेता कितने बचे हैं, ये किसी के छिपा नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी उनकी स्थिति है। ये मुहावरा कितना सटीक बैठता है इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर उनकी टोकरी में कुछ बचा नहीं है और वो अब ये उंगली काट के शहीद होना चाहेंगे, हम तो इसलिए बाइकाट करना है। प्रजातंत्र में चुनाव का बाइकाट करना तो ये दर्शाता है कि आपका उसमें विश्वास नहीं है। चुनाव में आप लड़कर अपने विरोधी विचार को परास्त कर सकते हैं। प्रजातंत्र में लाठियों से थोड़ी विरोधी को हराया जाता है, प्रजातंत्र में सड़क रोक करके थोड़ी विरोधी को हराया जाता है। प्रजातंत्र में अपनी बात लोगों को समझाकर विरोधी को परास्त किया जाता है या खुद जीता जाता है। ये जो लोग दिल्ली में भी सिंघू बॉर्डर पर जिद का आंदोलन कर रहे हैं, वे प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कहें और वैचारिक तौर पर किसी को डिफीट कर सकते हैं तो करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का विरोध करेंगे, हम प्रजातांत्रिक तरीके से होने वाले चुनाव का विरोध करेंगे और फिर भी खुद को कहेंगे कि हम राजनीतिक दल हैं, ऐसा संभव नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूँ। लोगों की रुचि चुनाव में और कमियां ज्यादा, हर चुनाव में एटमॉस्फेयर, कभी कभी किसी चुनाव में बहुत गर्म तापमान हो जाता है, चुनावी तापमान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से अधिक लोग वोट डालने के लिए निकल आते हैं। ये चुनाव जो हो रहे हैं ये
कोविड की छाया में हो रहे हैं। आप रिश्तेदारी में शादी का निमंत्रण आया है तो पहली बात तो निमंत्रण कम आएंगे, फिर आ गया तो आप 10 बार सोचते हैं जाएं ना जाएं, खतरा है। तो इसी तरह से इस तरह की परिस्थितियों का मतदाता के मानस पर, उसके घर से निकलने की इच्छा शक्ति, यही तो सवाल है सर कि अगर कोई चुनावी रैली होती है तो वहां पर तो लिमिटेशन नहीं है ना। शादी ब्याह में 50 से 100 लोग या 200 लोग, और अगर कोई राजनीतिक रैली होती है या जनसभा हो जाती है तो वहां पर तो भीड़ों भीड़ अभी भी नजर आने लगती है। खैर उस पर नहीं जाता मैं। ठीक है, मैं रमेश बावल जी, अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो कितना फायदा और कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी इसमें अपना देख रही है? शिवेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में बात कर लेता हूं ब्रदर। मैं इतनी डिबेट अटेंड किए हैं जी, और मैं रोज टीवी पे देखता हूं। जिस शालीनता से आप बात करते हैं, किसी को प्रवोक नहीं करते, कोई आप गलत क्वेश्चन नहीं पुट करते, तो सबसे पहले तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जेंटलमैन, और परमात्मा से उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल इसी तरह शालीनता से और आप इसी तरह एंकरिंग करते रहे, ताकि बहुत शुक्रिया सर, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती रहे लोगों। सर थोड़ा सा समय कम है सर, थोड़ा सा समय कम है, जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन। दूसरा जी, और दूसरा जो वोट का है, इसका कांग्रेस को फायदा जरूर है जी, क्योंकि जो कांग्रेस का वोटर है उसने बड़ा ईमानदारी से, मैं वहीं बैठा था अभी, मैं वोट करके आया हूं और अपने वहां बूथ पे 26-27 नंबर बूथ पे अभी बैठा था। तो जो कांग्रेस के हैं अभी घर से आ रहे हैं सब निकल के, इवन के जो दूसरे इस बीच सर मैं आता हूं, इस बीच एक बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये खबर, और वोटिंग इस वक्त जारी है। अंबाला नगर निगम में अब तक 41.5% वोटिंग हो चुकी है। पंचकुला नगर निगम में 32.6% अब तक मतदान हो चुका है, और सोनीपत की अगर बात करें तो 39.6% अब तक मतदान हुआ है। रेवाड़ी नगर परिषद में 41% अब तक मतदान हो चुका है, और बहुत हद तक अब समय कम बचा है, और ऐसे में अब ये उम्मीद है कि जितना ग्राफ इस कम समय के अंदर बढ़ेगा वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। सांपला नगर पालिका में 71.1% मतदान, यानी कि ये माना जा सकता है कि अब तक सबसे ज्यादा सांपला में मतदान हुआ है। उकलाना में 55.1% हुआ है, और इसको लेकर के जो धीरे धीरे जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं।